सब्सक्राइब करें RS स्टडी पॉइंट 10 को, साथ में ही बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं अजय सर, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 12th का फसल उत्पादन। इसमें मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊँगा 15। और बच्चों, इससे पहले मैं आपको टॉपिक 1 से लेकर 14 तक आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। और बच्चों, इस वीडियो में बात कर रहा हूँ टॉपिक 15 पर, जो कि टॉपिक 15 है, उसका नाम है औषधीय पौधों की उत्पादन तकनीक। तो बच्चों, इस टॉपिक 15 को मैं आपको सबसे अच्छे तरीक़ा से पढ़ाने जा रहा हूं। अभी मैं आपको स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो कि सफ़ेद मूसली का वानस्पतिक नाम और उसका कुल एवं उसकी प्रजातियों के नाम बताइए। तो जो अपनी सफ़ेद मूसली होती है, उसका बच्चों वानस्पतिक नाम है क्लोरोफाइटम, और बच्चों बोरीबिलियनम, और उसका कुल है लिलिएसी। ठीक है बच्चों, तो आपको ये यहाँ पे इसका ध्यान रखना है। और इसकी प्रजातियाँ देखते हैं। जो अपनी सफ़ेद मूसली है, उसकी प्रजातियाँ हैं ट्यूबरोजम और क्लोरोफाइटम कोमोशक। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 अपना। अच्छी मूसली की 2 विशेषताएं बताइए। तो अच्छी मूसली की 2 विशेषताएं बताना यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखना 2 विशेषताएं निम्न है। नंबर फर्स्ट है, जो छिलने तथा सूखने पर पूर्णतः सफ़ेद रहे। जो कि उसे छीलेंगे और छीलने के बाद सूख जाएगी, तब भी वो एकदम सफ़ेद रहे, तो वो अपनी अच्छी मूसली होगी। और बच्चों नंबर 2, जिसके सूखने पर अपेक्षाकृत ज़्यादा उत्पादन मिले। ठीक है बच्चों, तो जो अपनी जो अच्छी मूसली है, उसके सूखने पर भी अपेक्षाकृत ज़्यादा उत्पादन मिले, तो वो अपनी अच्छी मूसली होगी। ठीक है बच्चों, इसमें आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसबगोल का औषधीय पौधों के निर्यात में कौन सा स्थान है तथा कितने क्षेत्र में इसकी खेती की जा रही है। तो बच्चों, इसबगोल का अपन को यहाँ पे औषधीय पौधों के निर्यात में कौन सा स्थान है वो बताना है, और कितने क्षेत्र में इसकी खेती की जा रही है, ठीक है, वो भी बताना है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। भारत में औषधीय पौधों के निर्यात में इसबगोल का प्रथम स्थान है। तो बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है कि भारत में जो औषधीय पौधों के निर्यात में इसबगोल का फर्स्ट स्थान है, मतलब प्रथम स्थान है। और हमारे देश में लगभग 20,000 से 25,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में इसबगोल की खेती की जा रही है। और बच्चों, इसकी खेती मुख्य रूप से जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश में की जाती है। तो बच्चों, यहाँ पे इसबगोल का औषधीय पौधों के निर्यात में कौन सा स्थान है, तो प्रथम है। ठीक है बच्चों, और कितने क्षेत्र में इसकी खेती की जा रही है, तो वो भी मैंने अभी आपको बता दिया है, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में की जाती है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अपना क्वेश्चन नंबर 4 है। इसबगोल की खेती के लिए किस प्रकार की भूमि की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, इसबगोल की खेती के लिए भूमि की यहाँ पे आवश्यकता बताना है कि कैसी भूमि होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं, इसबगोल की खेती सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है, परंतु इसके लिए सर्वाधिक बलुई दोमट मिट्टी, ठीक है, उपयुक्त होती है। मतलब जो कि अच्छी मिट्टी होती है, वो बलुई दोमट मिट्टी होगी इसबगोल के लिए। ठीक है बच्चों, इसमें चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अश्वगंधा का वानस्पतिक नाम, कुल एवं उन्नतशील उसकी प्रजातियाँ बताना है। ठीक है बच्चों, तो अश्वगंधा का वानस्पतिक नाम यहाँ पे देखते हैं, जो कि उसका वानस्पतिक नाम है विदानिया सोमनीफेरा। और बच्चों, इसका कुल है सोलेनेसी।
ठीक है। सोलेनेसी इसका कुल है और अश्वगंधा का वानस्पतिक नाम है विदानिया सोमनिफेरा। ठीक है बच्चों, अब इसकी जातियां देखते हैं जो कि इसकी उन्नतशील जातियां या फिर प्रजातियां। तो यहाँ पे जवाहर, अश्वगंधा 20 और WSR। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि अपना क्वेश्चन नंबर 6 है। अश्वगंधा की खेती के लिए किस प्रकार की भूमि की आवश्यकता होती है? तो अश्वगंधा के बारे में बताना है यहाँ पे। तो अश्वगंधा की खेती के लिए बलुई दोमट एवं लाल मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है, मतलब अधिक अच्छी होती है। ठीक है बच्चों, तो अश्वगंधा के लिए खेती कैसी होनी चाहिए? बलुई दोमट और लाल मिट्टी। ठीक है, अब इसमें चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि अपना क्वेश्चन नंबर 7 है। अश्वगंधा की फसल के लाभ लिखिए। तो अश्वगंधा की फसल से क्या लाभ होते हैं वो बताना है यहाँ पे। तो अश्वगंधा की फसल के लाभ निम्न हैं। इसमें नंबर 1 देखते हैं, बंजर ज़मीनों में अच्छा उत्पादन देने वाली किस्म है। जो कि बंजर भूमि होती है वहाँ पे इसी अश्वगंधा को बोने पर वहाँ पे अच्छा उत्पादन होता है। ठीक है बच्चों, और अश्वगंधा के पौधों को जानवर नहीं खाते हैं। बीज पर काफ़ी कम खर्चा होता है। ठीक है बच्चों, तो इसके लाभ मैंने अभी आपको बता दिए। अश्वगंधा के पौधों होते हैं ना जो, उनको जानवर भी नहीं खाते हैं और बीज पर काफ़ी खर्चा भी कम होता है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औषधीय पौधों की उपयोगिता समझाइए। तो बच्चों, अभी तक आपने आर्स स्टडी पॉइंट 10 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों पहले आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसमें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसका अथवा है जो कि औषधीय पौधों का महत्व लिखिए। तो उसका महत्व लिखना है, उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। औषधीय पौधों की उपयोगिता या फिर महत्व है निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट होती है या फिर निम्नलिखित इसके बिंदुआं हैं। ठीक है, इसमें नंबर फर्स्ट देखते हैं जो अपने औषधीय पौधों के बारे में बताना है। इसमें नंबर 1 देखते हैं, औषधीय पौधों के द्वारा चिकित्सा किए जाने पर रोग न केवल जड़ से नष्ट हो जाते वरन उनकी पुनरावृत्ति भी नहीं होती है। तो बच्चों, औषधीय पौधों के द्वारा चिकित्सा किए जाने पर रोग न केवल जड़ से नष्ट होते वरन उसकी पुनरावृत्ति भी नहीं होती है, मतलब वो दोबारा से भी फिर नहीं आते हैं रोग। ठीक है बच्चों, वो केवल जड़ से ही नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं नंबर 2, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में औषधीय पौधों का प्रयोग किया जाता है और उनकी पुनरावृत्ति भी नहीं होती है। ठीक है बच्चों, वो फिर दोबारा भी नहीं होती है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं नंबर 3 है, औषधीय पौधों से आयुर्वेदिक औषधियाँ बनाई जाती हैं। जो बच्चों औषधीय पौधे होते हैं उससे आयुर्वेदिक औषधियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपने औषधीय पौधे थे उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं जो कि अपना क्वेश्चन नंबर 9 है। बच की खेती पर वाइडन करना है, यहाँ पे उसके बारे में बताना है। जैसे उसका वानस्पतिक नाम हुआ, उसका कुल हुआ, परिचय, भूमि, खाद्य एवं उर्वरक, उसकी उपज हुई, महत्व हुआ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो बच है उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जो बच का वानस्पतिक नाम है एकोरस कैलिमस। ठीक है बच्चों, एकोरस कैलिमस, और इसका कुल है एरेशी। ठीक है, अब इसका बच्चों परिचय देखते हैं जो नंबर 2 पे दिया है परिचय। तो यहाँ पे देखते हैं बच का स्थानीय नाम घुड़बच है और यह भूमिगत तने वाला पौधा है तथा इसकी पत्तियाँ तलवार जैसी सीधी नकुली होती हैं और इसके फल गोल कोन जैसे तथा पुष्प हरे होते हैं। प्राय इसका राइजोम औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और इसमें उड़नशील तेल की मात्रा काफ़ी अधिक 1 पौंड 20% या 20% पाई जाती है या पाई गई है। और यह भारत के हिमाचल प्रदेश, दक्षिण भारत, सतपुड़ा, नर्मदा, पठारी, ठीक है बच्चों, आदि क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो अपना बच है उसके बारे में परिचय देना है। तो बच का स्थानीय नाम, ठीक
ठीक है बच्चों, घुड़वच है। और मैंने अभी आपको इसके बारे में सब बता दिया है। ठीक है, तो बच्चों इसे आप नोट कर लेना और नोट करने के बाद अच्छी तरीक़ा से याद भी कर लेना। ठीक है, अब चलते इसमें भूमि देखते हैं, जो बच के लिए भूमि कैसी होनी चाहिए। तो इसमें देखते हैं, बच की खेती के लिए दलदली बलुई मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है और बच की खेती के लिए खेत में खाद देना आवश्यक होता है। तो बच्चों यहाँ पे बच की खेती के लिए भूमि कैसी होनी चाहिए, दलदली बलुई मिट्टी। ठीक है, सबसे अच्छी होती है और बच की खेती के लिए खेत में खाद देना आवश्यक होता है। ठीक है बच्चों, अभी चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, जो कि अपना नंबर 4 है, खाद और उसका उर्वरक। तो रोपाई करने से पहले खेत में 5 से 10 टन सड़ी गोबर की खाद अच्छी तरह से मिलानी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे आपको जानकारी होनी चाहिए कि 1 टन में कितना होता है। तो 1 टन में 10 क्विंटल होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखते चलते हैं, मिला देनी चाहिए। और इसके बाद रासायनिक उर्वरक नाइट्रोजन 50 किलोग्राम, फास्फोरस 60 किलोग्राम, पोटास 30 किलोग्राम जुताई के समय खेत में डालनी चाहिए। और बच्चों नाइट्रोजन की खाद 2-2 महीने के अंतराल में 3 बार डालनी चाहिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं इसकी उपज, जो कि उपज है वो 10,000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर राइजोम प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखते हैं इसके महत्व है। नंबर फर्स्ट है, इसके तेल का उपयोग जीवाणुनाशक तथा मच्छर मक्खियों को भगाने में किया जाता है। तो यहाँ पे इसका महत्व भी आपको अच्छी तरीक़ा से याद करना है। नंबर फर्स्ट। अब नंबर सेकंड देखते हैं, औषधि के रूप में जड़ों में मिर्गी, स्टीरिया, सांस, दमा, दंत दर्द निवारण तथा संस्मरण स्मरण शक्ति की अभूतपूर्व क्षमता विद्यमान है। तो बच्चों औषधि के रूप में जैसे जड़ों में मिर्गी, ठीक है, स्टीरिया, सांस, दमा, दंत दर्द निवारण तथा उसका स्मरण शक्ति की अभूतपूर्व क्षमता रहती है, फिर विद्यमान है। ठीक है बच्चों, अब इसमें नंबर 3 देखते हैं, बच का तेल विभिन्न द्रव्यों को सुवासित करने में उपयोग होता है। अब इसमें नंबर 4 देखते हैं, इसकी जड़ों का उपयोग जैसे अगरबत्ती, धूप और हवन सामग्री के रूप में किया जाता है। ठीक है बच्चों, इसमें चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, जो कि अपना क्वेश्चन नंबर 9 है। वो उसके 9 क्वेश्चन देखते हैं। उसमें देखते हैं कि लहसुन की खेती पर वर्णन कीजिए। जो अपना लहसुन है उसके बारे में बताना है, उसका वानस्पतिक नाम बताना है, ठीक है, उसका कुल बताना है, उन्नतशील जातियाँ बतानी हैं, उसकी भूमि बतानी है और खाद एवं उर्वरक बताना है, बीज की मात्रा बतानी है, निराई गुड़ाई बतानी है और उपज। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखते हैं इसका जो अपना लहसुन है उसका वानस्पतिक नाम है बच्चों एलियम सैटाइवम। ठीक है, और बच्चों इसका कुल है अमारिलिडेसी। ठीक है, अमारिलिडेसी। और बच्चों इसके अब देखते हैं उन्नतशील जातियाँ, जो कि फवारी, शौलन, जामनगर, ठीक है बच्चों, और रोजेल गद्दी। ठीक है, इसकी उन्नतशील जातियाँ हैं जो कि लहसुन की हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं इसकी भूमि, जो कि लहसुन के लिए भूमि कैसी होनी चाहिए। इसके लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट भूमि, जिसमें ठीक है ह्यूमस की मात्रा अधिक हो या फिर उपयुक्त होती हो। भारी मिट्टी में कंद ठीक से नहीं बन पाते तथा अधिक बलुई भूमि में पैदा किए हुए कंद अधिक दिनों तक नहीं रखे जा सकते हैं और इसकी खेती के लिए तैयार प्याज के समान की जाती है। ठीक है बच्चों, तो भूमि है उसके लिए आपको सबसे पहले अच्छे जल निकास वाली दोमट भूमि, जिसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक हो, ठीक है, या फिर उपयुक्त हो, और भारी मिट्टी में कंद ठीक से नहीं बन पाते हो, अधिक बलुई भूमि में पैदा किए हुए हो और कंद अधिक दिनों तक नहीं रखी जा सकती। इसकी खेती के लिए तैयारी प्याज के समान की जाती है। ठीक है, जो कि अपना लहसुन है इसका। अब इसमें देखते हैं खाद एवं उर्वरक। जो लहसुन है उसके लिए खाद और उर्वरक बताना है। तो इसकी खेती के लिए 100 से 125 किलोग्राम नाइट्रोजन और 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 100 किलोग्राम पोटास
प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। और यदि भूमि में ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम हो तो खेत की तैयारी के समय 35 से 40 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से मिला देनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब इसमें नेक्स्ट और देखते हैं। ऊपर दी गई नाइट्रोजन की आधी मात्रा तथा दूसरा फास्फोरस एवं पूरा पोटास बुवाई के समय तथा शेष नाइट्रोजन की आधी मात्रा बोने के 1 महीने बाद ट्रैप ड्रेसिंग के रूप में देना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसके बारे में मैंने आपको अभी बता दिया है जो कि अपना इसका खाद है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं नंबर 5 बीज की मात्रा। तो बीज की मात्रा 3 क्विंटल से 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। इसमें क्लॉप्स की बुवाई की जाती है। ठीक है बच्चों, तो बीज की मात्रा 3 से 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बीज की मात्रा की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, अब इसके देखते हैं निराई और गुड़ाई। तो यहाँ पे पहली निराई गुड़ाई हेड हो या फिर खुरपी के द्वारा बोने के 20 से 25 दिन बाद करनी चाहिए और दूसरी निराई गुड़ाई पहली निराई गुड़ाई के 15 से 20 दिन बाद करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो निराई गुड़ाई के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसकी उपज है, जो कि उपज देखते हैं इसमें इसकी पैदावार जातियाँ भूमि तथा देख रेख के अनुसार 40 क्विंटल से 100 क्विंटल कंद प्रति हेक्टेयर की होती है। तो बच्चों इसकी जो कि पैदावार है वो भूमि तथा देख रेख के अनुसार 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि अपना क्वेश्चन नंबर 10 है। हल्दी की खेती का वर्णन निम्न शीर्षकों के आधार पर कीजिए। जो हल्दी की खेती होती है बच्चों उसके बारे में आपको बताना है, जैसे उसका वानस्पतिक नाम हुआ, ठीक है, उसका कुल हुआ और उसकी उन्नतशील जातियाँ हुई, ठीक है, भूमि हुई उसकी, खाद एवं उर्वरक, बोने का समय, निराई गुड़ाई एवं मिट्टी चढ़ाना और बच्चों उसकी उपज। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं इसका जो कि हल्दी है उसका वानस्पतिक नाम देखते हैं करक्यूमा लौंगा। ठीक है बच्चों, तो हल्दी का वानस्पतिक नाम क्या है? करक्यूमा लौंगा। और उसका कुल देखते हैं जिंजीबेरेसी। ठीक है, तो जिंजीबेरेसी उसका कुल है। अब इसकी देखते हैं उन्नतशील जातियाँ, जो कि अमलापुरम, अमृतपानी, ठीक है बच्चों, और टेकुर पैर इसकी उन्नतशील जातियाँ हैं। ठीक है, आदि लिख देना यहाँ पे। अब देखते हैं इसकी भूमि कैसी होनी चाहिए। हल्दी की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट या बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। ठीक है बच्चों, मतलब अच्छी होती है हल्दी के लिए। तो हल्दी खेती के लिए सबसे अच्छी जल निकास वाली दोमट या बलुई दोमट मिट्टी होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट चलते हैं, जो कि अपना नंबर 4 है खाद एवं उर्वरक। तो ये इसमें खाद खेत की तैयारी करते समय अंतिम जुताई से पहले 300 से 400 क्विंटल कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद मिट्टी में मिला देनी चाहिए। और बच्चों इसके अतिरिक्त 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस तथा 100 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। और खेत की अंतिम जुताई के समय कूड़ों को 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, संपूर्ण फास्फोरस एवं संपूर्ण पोटास देनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखते हैं इसका बोने का समय, ये कब बोई जाती है। जो नंबर 5 है अल्पकालीन प्रजातियों के लिए मई का दूसरा पखवाड़ा और बच्चों मध्यकालीन प्रजातियों के लिए जून का पहला पखवाड़ा। ठीक है, इसमें नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3 दीर्घकालीन प्रजातियों के लिए, जो कि अपनी दीर्घकालीन प्रजाति होती हैं उसके लिए जून जुलाई उपयुक्त समय होता है। ठीक है, तो जून जुलाई उसके लिए उपयुक्त मतलब अच्छा समय होगा। और बच्चों इसमें देखते हैं निराई और गुड़ाई। तो इसमें निराई गुड़ाई एवं मिट्टी चढ़ाना, पौधों की समुचित वृद्धि के लिए समय पर निराई गुड़ाई करके खेत को खरपतवारों से मुक्त रखना चाहिए। और बच्चों इस प्रकार 3 से 4 निराई गुड़ाई पर्याप्त होती हैं। और खड़ी फसलों में उर्वरकों की टॉप ड्रेसिंग के बाद पत्तियों में पौधों पर मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। तो बच्चों निराई गुड़ाई
कि समुचित वृद्धि के लिए समय पर निराई गुड़ाई करके खेत को खरपतवारों से मुक्त करना चाहिए। ठीक है, और इस प्रकार 3 से 4 निराई गुड़ाई पर्याप्त होती हैं। कम से कम 3 से 4 गुड़ाई होनी चाहिए। अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट उपज। प्रति हेक्टेयर कच्ची हल्दी की उपज 200 से 250 क्विंटल तथा सूखी हल्दी 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। तो बच्चों इसकी उपज को आपको ध्यान रखना है। प्रति हेक्टेयर जो कच्ची हल्दी होती है उसकी उपज होती है 200 से 250 क्विंटल, और जब सूखी हल्दी होती है तो उसकी 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। ठीक है बच्चों, इसमें चलते क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ईसबगोल का वानस्पतिक नाम, उसका कुल, ठीक है बच्चों, उन्नतशील जातियाँ या फिर उसकी किस्में, और बच्चों उसका महत्व बताना है। ठीक है, तो ईसबगोल का सबसे पहले देखते हैं, उसका वानस्पतिक नाम है प्लांटेगो ओवाटा। ठीक है बच्चों, प्लांटेगो ओवाटा है, और उसका कुल देखते हैं इधर प्लांटाना जिनेसी। ठीक है बच्चों, प्लांटाना जिनेसी उसका कुल है। अब इसकी देखते हैं उन्नतशील जातियाँ, जो कि उन्नतशील जातियाँ हुई या फिर उन्नतशील किस्में हुई। ठीक है, गुजरात ईसबगोल फर्स्ट, और बच्चों नंबर सेकंड है वो अपना गुजरात ईसबगोल सेकंड। ठीक है, अब इसका महत्व देखते हैं। तो महत्व में देखते हैं नंबर फर्स्ट, ईसबगोल का उपयोग यूनानी, आयुर्वेदिक तथा पारंपरिक चिकित्सा एवं पेट से संबंधित रोगों में प्राचीन काल से किया जा रहा है। तो ईसबगोल का उपयोग यूनानी, आयुर्वेदिक, ठीक है, तथा पारंपरिक चिकित्सा एवं पेट से संबंधित रोगों में प्राचीन काल से किया जाता है ईसबगोल से। ठीक है बच्चों, इसमें नंबर 2 देखते हैं। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में भी इसके गुणों को देखते हुए मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, तो आधुनिक चिकित्सा पद्धति में भी इसके गुणों को देखते हुए मान्यता प्रदान की गई है। और बच्चों नंबर 3 है, ईसबगोल की भूसी में जल को अवशोषण करने की असाधारण क्षमता होने के कारण इसे कब्ज की अचूक औषधि माना गया है। ठीक है बच्चों, अब इसमें चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, जो कि अपना नेक्स्ट 4 है, नंबर 4। यह है पेट की बीमारी, घाव, सूजन, पेचिश, कब्ज आदि में अति गढ़कारी है। मतलब अति इससे बहुत सुविधा मिलती है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, हाँ बच्चों, जो अपना था ईसबगोल वाला, ठीक है, तो इसमें नंबर 4 था, यह पेट की बीमारी, घाव, सूजन, पेचिश, कब्ज आदि में, ठीक है, बहुत लाभदायक होता है, ऐसे कह सकते हैं बच्चों। अगर इसका नहीं आपको समझ आ रहा है कि अतिगढ़कारी क्या है, ठीक है, तो इसे आप हटा देना इधर से, बहुत लाभकारी है ऐसे लिख देना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, जो कि अपना क्वेश्चन नंबर 11 है। वो 11 है अपना सफ़ेद मूसली के प्रमुख औषधि उपयोग लिखिए। जो अपनी सफ़ेद मूसली होती है उसके यहाँ पे आपको औषधीय पौधों के उपयोग लिखना है। औषधीय उपयोग, तो यहाँ पे देखते हैं सफ़ेद मूसली के प्रमुख औषधीय उपयोग निम्न हैं। नंबर 1 देखते हैं, सफ़ेद मूसली एक ऐसी दिव्य औषधि है जिसमें किसी भी कारण से मानव में आई कमजोरी को दूर करने की क्षमता होती है। तो सफ़ेद मूसली एक ऐसी दिव्य, मतलब एक ऐसी अच्छी औषधि है जिसमें किसी भी कारण से मानव में आई कमजोरी को दूर करने में उसकी क्षमता होती है। और बच्चों नंबर 2 देखते हैं, यही कारण है कि सफ़ेद मूसली च्यवनप्राश तथा महिलाओं के प्रसव के उपरांत दिए जाने वाले लड्डू में एक प्रमुख घटक के रूप में प्रयोग होती है। और बच्चों नंबर 3 देखते हैं, इसका प्रमुख उपयोग नपुंसकता दूर करने तथा यौन शक्ति एवं बलवर्धक हेतु किया जाता है। तो बच्चों जो अपना सफ़ेद मूसली है उसके उपयोग आपके लिए बहुत ही है। ठीक है, अब नंबर 4 देखते हैं, इसका उपयोग वात एवं पित्त के शमन हेतु, चेहरे पर निखार लाने हेतु, मधुमेह के उपचार हेतु तथा सामान्य कमजोरी दूर करने के लिए किया जाता है। तो बच्चों
यहाँ पे जो अपनी सफ़ेद मूसली है वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। और बच्चों यहाँ पे आपका टॉपिक समाप्त होता है। और बच्चों आप अपने जो कि RS स्टडी पॉइंट 10 यूट्यूब चैनल है उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप पर प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और बच्चों आप अपने मित्रों को भी शेयर करो, जिससे कि कुछ आपके मित्रों की भी मदद हो जाए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।